भाग 1 यहाँ पे देखिए, भाग यहाँ पे है भाग 1। तो भाग 1 में आपको है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड्स ज्योग्राफी। आपको यहाँ पर वो विश्व विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको भाग 1 में है। इसके अंतर्गत आपको अध्याय 1, इसके अंतर्गत आपको अध्याय 1 में आपको है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इसके अंतर्गत आपको अध्याय 1 में आपके यहाँ पर है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, जिसको हम बोलते हैं द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम बोलते हैं। आपके ब्रह्मांड, आप पहले देखिए ब्रह्मांड, ब्रह्मांड द यूनिवर्स जिसको हम बोलते हैं, आइए उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है, ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है, ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों से लेकर, ब्रह्मांड में सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी से बड़ी मंदाकिनियां सम्मिलित है। किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मांड का आकार कितना बड़ा है, परंतु खगोल विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड में 100 अरब अंग्रेजी में बोलते 100 बिलियन मंदाकिनियां हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब सितारे, अंग्रेजी में स्टार्स है। अब है कि विस्तारित ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्या है। देखिए विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में मंदाकिनियों का वितरण प्रत्येक दिशा में लगभग समान दूरी पर है। इसी कारण किसी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर को किसी भी मंदाकिनी से ब्रह्मांड की रचना कंपोजिशन समरूप दिखाई देती है। अब देखिए आकाशगंगा जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं गैलेक्सीज बोलते हैं, गैलेक्सीज GALAXIES। सितारों के एक विशाल समूह को मंदाकिनी कहते हैं। सबसे छोटी मंदाकिनी, अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी मंदाकिनी में भी लगभग 1 लाख सितारे होते हैं। सबसे छोटी मंदाकिनी में भी लगभग 1 लाख सितारे होते हैं, परंतु सबसे बड़ी मंदाकिनी में लगभग 3,000 अरब सितारे होते हैं, परंतु सबसे बड़ी मंदाकिनी में लगभग 3,000 अरब सितारे होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड की रचना में, मंदाकिनी बिल्डिंग ब्लॉक का स्थान रखती है, अर्थात ब्रह्मांड की रचना मंदाकिनियों से होती है। ब्रह्मांड की मंदाकिनियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला आपको नियमित आकाशगंगा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलर गैलेक्सीज बोलते हैं, तथा दूसरा आपको अनियमित आकाशगंगा जिसको बोलते हैं इरेगुलर गैलेक्सीज बोलते हैं आपको। अब इसको नियमित आकाशगंगा आपको क्या होती है? नियमित व्यवस्थित आकाशगंगाएँ डिस्क अथवा दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल होती है, तथा उनमें नए सितारे पाए जाते हैं। इसके विपरीत अव्यवस्थित आकाशगंगाएँ में बहुत सितारे इसके विपरीत अव्यवस्थित आकाशगंगाएँ में सितारे बहुत पुराने होते हैं। व्यवस्थित आकाशगंगाएँ का आधार पेचदार, सर्पिल अथवा दीर्घवृत्तीय भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए सर्पिलाकार आकाशगंगा देखिए जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल गैलेक्सीज बोलते हैं। आकाशगंगा एवं विशाल एंड्रोमीडा सर्पिलाकार आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सीज के उत्तम उदाहरण है। इनके मध्य भाग में सितारों का जमावड़ा अधिक होता है। सितारों का जमावड़ा अधिक होता है। सर्पिलाकार आकाशगंगाएँ में वक्राकार भुजाएँ होती है। वक्राकार भुजाएँ होती है। लगभग 25% आकाशगंगाएँ सर्पिलाकार अंतरार्द्रीय इंटरस्टेलर गैस पर्याप्त मात्रा में होती है, जिससे नए सितारों की उत्पत्ति होती है। सर्पिलाकार आकाशगंगाएँ की प्रक्रिया के दौरान सर्पिलाकार आकाशगंगाएँ की परिक्रमा के दौरान उनकी भुजाओं में नए चमकीले सितारों का जन्म होता रहता है। यहाँ पर आपको देखिए कुछ फिगर आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पहला जो आपको यहाँ पर फिगर है वो आपको देखिए यूनिवर्स का फिगर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर जो पहला फिगर है वो आपको आवर यूनिवर्स आपको यहाँ पर है। पहले आपको यहाँ पर आवर यूनिवर्स का यहाँ पर फिगर दिया गया है। ये जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हो वो आपको आवर यूनिवर्स ब्रह्मांड का फिगर आपको दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर से आपको शुरू करें तो हम यहाँ पर
वीडियो आपको ऐसा तो वीडियो सुपर क्लस्टर जिसे बोलते हैं यह है। उसका आपको यहाँ पर गैलेक्सीज आता है। आवर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है। फिर आपको यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी है। फिर आपको यहाँ पर स्टार्स है। देखिए वन स्टेलर, देखिए वन स्टेलर स्टेलर नेबरहुड हो गया। ये आपको यहाँ पर सन हो गया। फिर आपको प्लानिट्स यहाँ देखिए आवर प्लेनेटरी सिस्टम यहाँ पर हो गया। आवर प्लेनेटरी सिस्टम आपके यहाँ पर हो गया। ये आपको यूनिवर्स होगा। अब आगे दूसरा जो फिगर ये आपको डिस्क शेप, ये जो फिगर आपको है ये आपको डिस्क शेप का फिगर आपको यहाँ पर दर्शाएगा। डिस्क शेप का फिगर आपको इस प्रकार है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है क्या, डिस्क शेप एंड्रोमेडा। देखिए आप ये जो आपको फिगर है ये आपको डिस्क शेप एंड्रोमेडा का फिगर है। उसके बाद ये आपको इलिप्टिकल मतलब इलिप्टिकल गैलेक्सी है। इलिप्टिकल गैलेक्सी है जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्तीय आपको है। देखिए आपको इसका देखिए ये भी आपको इलिप्टिकल, ये भी आपको इलिप्टिकल, ये भी आपको इलिप्टिकल आपको फिगर है। मतलब फिगर ABCD जो आप यहाँ पर देख रही है सभी ABCD जो फिगर था फिगर वो आपको रेगुलर गैलेक्सीज के फिगर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आपको आगे चलते इसके आगे जो आपको यहाँ पर देखिए फिगर है 4 फिगर। तो ये सभी फिगर जो आपको है ये फिगर ABCD जो आपके यहाँ फिगर सभी आपको यहाँ पर दिए गए ये सभी फिगर आपको इरेगुलर गैलेक्सीज के फिगर आपको है। अब आपके यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा यहाँ पर देखते हैं आपको आगे जो आपको यहाँ पर है। आगे यहाँ पर आपको है दीर्घवृत्ताकार। देखिए दीर्घवृत्ताकार आपको आकाशगंगा है। दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है उनको यहाँ पर देखिए दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा इलिप्टिकल गैलेक्सीज यहाँ पर देखिए अधिकतर आकाशगंगा देखिए आप अधिकतर आकाशगंगा दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल होती है। अधिकतर आकाशगंगाएं जो आपको होती है वो आपको दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल होती है। सामान्यतः इनका आकार सर्पिलाकार आकाशगंगा एस्पायर गैलेक्सी की तुलना में छोटा होता है। इनका आकार सममित सिमेट्रिक अथवा गोलाकार एस्पेरॉयडियल होता है। इनमें से कुछ का आकार इतना छोटा होता है कि उनको बोना डवार्फ की संज्ञा दी जाती है। सबसे बड़ी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा है। सबसे बड़ी दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा का व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ष अर्थात 200,000 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर माना जाता है। ब्रह्मांड में बड़ी तथा चमकता है। अधिक चमकने वाली आकाशगंगा दीर्घवृत्ताकार होती है। लगभग 2/3 मतलब 66% आकाशगंगा दीर्घवृत्तीय है। अब इसके आप दूसरा आपके यहाँ पर अनियमित आकाशगंगा है। अनियमित आकाशगंगा जिसको बोलते हैं इरेगुलर गैलेक्सीज बोलते हैं। यहाँ पर कुल आकाशगंगाओं का लगभग 10% अव्यवस्थित आकाशगंगा है। इनके सितारे बहुत पुराने हैं। तथा कुछ में नए तथा पुराने सितारों का मिश्रण पाया जाता है। हमारी आकाशगंगा तथा अन्य संख्या का कुल आकाशगंगाओं का लगभग 10% अव्यवस्थित आकाशगंगा है। इनके सितारे बहुत पुराने हैं तथा कुछ में नए तथा पुराने सितारों का मिश्रण पाया जाता है। हमारी आकाशगंगा तथा अन्य सर्पिलाकार आकाशगंगाओं में पुराने सितारे मध्य भाग में एवं तथा नए एवं अधिक चमकने वाले सितारे उनकी भुजाओं में पाए जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या कि देखिए आवर गैलेक्सी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए आवर गैलेक्सी मिल्की वे यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें आपको ये फिगर आपको दिया गया है। ये आपको होगा ग्लोबल क्लस्टर आपको यहाँ पर हो गया। उसका ये आपको न्यूक्लियस हो गया, ये आपको आर्म्स हो गया, ये आपको 10,000 लाइट ईयर होता है। देखिए आपको 10,000 लाइट ईयर होता है। इसका ये आपको हेलो का भी हो गया। अब क्या हमारी आकाशगंगा आवर गैलेक्सी मिल्की वे देखिए यहाँ पर मिल्की की आकृति एक चपटी डिस्क फ्लैट डिस्क के समान है। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है तथा केंद्र न्यूक्लियस में इसका व्यास 10,000 के बराबर है। जबकि
जबकि डिस्क के छोरों पर इसकी मोटाई 500 प्रकाश वर्ष से लेकर 2000 प्रकाश वर्ष के बराबर है। आकाशगंगा सितारों तथा धूल से भरी हुई है तथा इसकी भुजाओं में जुड़वा सितारे पाए जाते हैं। अभी तक शुद्ध रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से कितनी दूर है, परंतु इसको परंपरागत रूप से 33,000 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है। देखिए आकाशगंगा की तुलना में हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटा है, जो केवल 12 प्रकाश वर्ष अथवा 13 अरब किलोमीटर के बराबर है। पूरी आकाशगंगा अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रही है। इसके केंद्रीय भाग के सितारे बाह्य भाग के सितारों की तुलना में तीव्र गति से परिक्रमण करते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के एक चक्कर लगभग 22 करोड़ 220 मिलियन वर्ष में लगाता है। अब आपको देखिए निहारिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं निबुला, निबुला। देखिए मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल के बादलों को निहारिका कहते हैं। देखिए मंदाकिनी में पाए जाने वाले धूल के बादलों को निहारिका कहते हैं। यदि निहारिका के बादल की गैस उज्ज्वलित हो जाए तो निहारिका चमकने लगती है। आपको यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर आपको फिगर निबुला का आपको फिगर यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या श्वेत वामन देखिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ यहाँ पर बोलते हैं। आगे आपको यहाँ पर श्वेत वामन आपको यहाँ पर है। आगे आपके यहाँ की श्वेत वामन जिसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ। आपके यहाँ से देखिए सफ़ेद रंग के ड्वार्फ सितारों का घनत्व सामान्य पार्थिव ग्रहों की तुलना में अधिक होता है तथा उनका आकार बहुत छोटा होता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ के सितारे किसी समय में सामान्य सितारों की भांति थे। धीरे धीरे दिन के नाभिक ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल का ह्रास हुआ और इनका आकार घटकर छोटा हो गया। यद्यपि कुछ श्वेत वामन तारे हमारे पृथ्वी के आकार के हैं, परंतु उनका घनत्व हमारे सूर्य के समान है। जल की तुलना में इनका घनत्व 10 लाख गुना। इनकी एक चम्मच भर इलेक्ट्रॉन अपना स्थान बदलकर नाभिक के न्यूक्लियस के निकट आ जाए, ऐसे पदार्थ को विकृत पदार्थ डीजेनरेटेड मैटर कहते हैं। यदि कोई सितारा श्वेत वामन का रूप धारण कर ले तो इसकी ऊर्जा तथा ऊष्मा समाप्त हो जाती है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है। इसकी अंतिम अवस्था एक कृष्ण वामन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ की हो जाती है। अब देखिए कृष्ण छिद या जिसको हम अंग्रेजी में ब्लैक होल्स बोलते हैं। कृष्ण छिद अथवा न्यूट्रॉन सितारे, न्यूट्रॉन स्टार देखिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि छोटे आकार के श्वेत वामन तारे का घनत्व अधिक होता है तथा बड़े आकार के श्वेत वामन का घनत्व कम होता है। यदि हमारी पृथ्वी कृष्ण छिद्र के रूप में नष्ट कोलैप्स हो जाए तो इसके व्यास का एक आकार है। इसको यहाँ पर व्याया लिखा हुआ है। तो व्याया या व्यास का आकार घटकर 1 फुटबॉल के मैदान की लंबाई के समान रह जाएगी। यहाँ देखिए इसके व्यास का आकार घटकर, यहाँ पर व्यास नहीं बल्कि व्यास होना चाहिए, व्यास का आकार घटकर 1 फुटबॉल मैदान की लंबाई के समान रह जाएगा। अब यहाँ देखिए सौरमंडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोलर सिस्टम बोलते हैं। देखिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह, एक छोटा ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, बहुत से चंद्रमा सैटेलाइट, अनियमित ग्रहिकाएं और अनगिनत ग्रहिकाएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। ग्रहिकाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं एस्ट्रॉइड, ASTEROIDS। उल्काएं, धूमकेतु आदि सम्मिलित है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पर उष्मा तथा प्रकाश सूर्य से आता है। सूर्य तथा उसके परिवार के सदस्य आपको यहाँ पर फिगर 1.6 में आपको दिखाया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए
अब के सौर मंडल की उत्पत्ति यहाँ देखिए, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम यहाँ देखिए, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम देखिए, कहा जाता है कि अंतरिक्ष में अवस्थित विशाल बादल में गुरुत्वाकर्षण के नष्ट होने से ग्रेविटेशन कोलैप्स के कारण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। सूर्य से दूर जाते हुए ग्रहों की संरचना एवं घनत्व में विभिन्नता इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए जो ग्रह सूर्य के निकट हैं वे चट्टान तथा धातुओं के बने हुए हैं जो ऊंचे तापमान पर बने थे। इसके विपरीत सूर्य से अधिक दूरी पर पाए जाने वाले ग्रहों की उत्पत्ति ऐसी धातुओं से हुई जो कम अथवा निम्न तापमान पर ठोस सॉलिड होते हैं। अधिकतर वैज्ञानिकों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब वर्ष 15 बिलियन ईयर्स पूर्व हुई। 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। इसके संबंध में कहा जाता है कि भारी बिग बैंग धमाका हुआ था। इस धमाके के फलस्वरूप भौतिक पदार्थों ने बिखर कर मंदाकिनी गैलेक्सीज सितारों तथा ग्रहों का रूप धारण कर लिया। वैज्ञानिकों का विचार है कि हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति आकाशगंगा मिल्की वे की भुजाओं में हुई थी। आकाशगंगा इस भुजा में एक हल्का ठंडी गैस का बादल था। इस बादल की मुख्य गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एवं लौह इत्यादि थे। यह बादल धीरे धीरे चक्कर लगाने लगा। तत्पश्चात उस बादल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पतन कोलैप्स आरंभ हुआ और उसमें गैस के घूमते हुए चक्र अंग्रेजी में डिस्क में उत्पन्न हुए, जिनके आंतरिक भाग का तापमान अत्यधिक था। गैस के यह डिस्क धीरे धीरे ठंडे होकर सौरमंडल का रूप धारण कर गए। यहाँ पर कुछ फिगर आपको यहाँ पर दर्शाया, उस फिगर को यहाँ पर देख लेते हैं। पहला आपको जो यहाँ पर फिगर था, यहाँ पर कुछ फिगर जो आपको है वो आपको यहाँ पे फिगर आपको है देखिए ए साइज कंपेरिजन। अब फिर आपके क्वेश्चन में ए साइज कंपेरिजन ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम में आपको यहाँ पर फिगर आपको यहाँ पर ए साइज कंपेरिजन ऑफ प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है। यहाँ पर आप ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर फिगर, तो सबसे पहले आपको देखिए बीच में आपको यहाँ पर सन हो गया। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आपको रेड में है, ये आपको सन हो गया। यहाँ पे आपको सन हो गया। देखिए आपको फिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये जो आप देखिए आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट हो गया। अब यहाँ देखिए इसके ग्रह आपको ये मरकरी, सबसे नज़दीक आपको मरकरी हो गया। फिर आपको यहाँ पर वेनस हो गया, फिर आपको अर्थ हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पर मार्स हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या हो गया, मार्स हो गया। अब यहाँ देखिए क्या, ये आपको जुपिटर हो गया, फिर आपको सैटर्न हो गया, फिर आपको यूरेनस हो गया, फिर आपको यहाँ पर नेपच्यून हो गया। फिर आपको ये देखिए कॉमेट, ये आपको धूमकेतु सब आपको हो गया। आपके यहाँ देखिए कॉमेट में धूमकेतु सब यहाँ पर आपको हो गया। तो आपको देखिए सन के नज़दीक में अगर देखा जाए तो मरकरी हो गया, यहाँ पर देखिए मरकरी हो गया, वेनस हो गया। इस तरह देखिए सन के नज़दीक अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए क्या हो गया कि आपको मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स आपको हो गया। उसके बाद अगर दूर चले तो देखिए आपको तो यहाँ इस साइड में क्या आपको जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून आपको यहाँ पर हो गया, नेपच्यून आपको हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आगे आपको, इसके आगे हम चलते हैं। इससे आगे आपको यहाँ पर हाउ बिग इज द सन, का एक फिगर यहाँ दिया है। इस साइज ऑफ इच प्लैनेट एंड द सन, यहाँ पर देखिए इसका आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, हाउ बिग इज द सन। देखिए द सर्कमस्टेंस ऑफ ऑफिशियल बास्केटबॉल इन देखिए द सर्कमस्टेंस ऑफ ऑफिशियल बास्केटबॉल इन 29.5 इंचेज। अब यहाँ देखिए यहाँ पर है क्या, इफ द सन वर द साइज ऑफ एन ऑफिशियल लीग बास्केटबॉल, अर्थ वुड बी ए लिटिल डॉट नो मोर देन 2.2 मिलीमीटर्स। ठीक है। यहाँ यदि ये मान लिया जाए कि सूर्य जो है वो एक बास्केटबॉल है, बड़ा ऑफिशियल बास्केटबॉल एक गेंद है, तो अर्थ जो होगा वो एक छोटा सा डॉट हो, छोटा सा बिंदु, पृथ्वी एक छोटा सा बिंदु होगा जो कि मात्र 2.2 मिलीमीटर लंबा ही होगा, 2.2 मिलीमीटर ही लंबा होगा।
फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आपको आगे यहाँ पर कुछ लिखा गया है, तो इसमें सी आवर सोलर सिस्टम्स प्लैनेट वुड लुक लाइक इन द सेम स्केल। अब यहाँ सी हाउ आवर सोलर सिस्टम्स प्लैनेट वुड लुक लाइक इन द सेम स्केल। अब आप ये देखिए, क्या ये सैटर्न आपको हो गया, शनि ग्रह जिसे बोलते हैं, ये आपको यूरेनस हो गया, ये आपको नेपच्यून हो गया, आपके जुपिटर हो गया, फिर आपको यहाँ देखिए ये मार्स, देखिए जुपिटर आपको थोड़ा बड़ा हो गया, सैटर्न बड़ा हो गया, सब आपको, फिर आपको यूरेनस छोटा हो गया, नेपच्यून भी छोटा छोटा हो गया, लेकिन मार्स आपको देखिए एक डॉट बन गया, अर्थ भी एक डॉट बन गया, बिंदु बन गया, और वेनस भी यहाँ पे डॉट बन गया, मरकरी भी डॉट बन गया। देखिए ऑर्बिट, और देखिए यहाँ ऑर्बिटर डिस्टेंस, देखिए ऑर्बिटर डिस्टेंसेस आर नॉट डिपिक्टेड प्रोपोर्शनली। अब हम आपको देखिए क्या, अब हम देखिए सन के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सूर्य बोलते हैं, देखिए व्यास कितना है, सूर्य का व्यास आपको 1,93,92,000 किलोमीटर, सूर्य का जो व्यास है वो 1,00,000, वो सूर्य का जो यहाँ व्यास हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए 13 लाख, सूर्य का जो व्यास होगा आपको 13,92,000 किलोमीटर होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं 864, इसको हम बोल सकते हैं क्या कि आपको 8,64,948 मील आपको हो गया व्यास। अब देखिए मास का जो आपके यहाँ देखिए मास, सूर्य का जो मास है, जो द्रव्यमान आपके, वो आपको 1990 मिलियन है। देखिए 1990 मिलियन 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 टन आपके यहाँ पर 1990 मिलियन 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 टन आपको हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार, देखिए वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजाओं में पाए जाने वाले धूल के बादलों में गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के पतन के कारण हुई। सूर्य के आंतरिक, देखिए सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान, सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान जब लगभग 1,00,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार लाख 10,00,000, जब आपको यहाँ पे देखिए 10,00,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा, तब आपको नाभिक संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया आरंभ हुई, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हुआ, जिससे सूर्य से निरंतर ऊष्मा एवं प्रकाश की लपटें उत्सर्जित होती रही। अब आप यहाँ देखिए प्रकाश मंडल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोस्फीयर बोलते हैं, प्रकाश मंडल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोस्फीयर बोलते हैं। देखिए सूर्य की अधिक चमकीली बाह्य परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के इस भाग में 300 किलोमीटर की गहराई तक 300 किलोमीटर की गहराई तक गैसें जलती रहती है। प्रकाश मंडल, यहाँ देखिए प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6,000 केल्विन, 6,000 केल्विन मतलब 11,000 फ़ारेनहाइट रहता है, 6,000 केल्विन या 11,000 फ़ारेनहाइट रहता है। अब आपको यहाँ पे देखिए तालिका, आपको यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं परिकल्पना संबंधी यहाँ पर आपको तालिका दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए एक तालिका आपको यहाँ पर, इस तालिका में आपको क्या है, इस तालिका में आपको यहाँ पे तालिका 1.1 में आपको पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना, आपको थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ, यहाँ पर देखिए कि पहला आपको यहाँ पर देखिए क्या कि पहला आपको कांट की वायव्य राशि यहाँ पर देखिए पहला आपको यहाँ पर क्या, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना आपको यहाँ पर तालिका 1.1 में दिया गया है। इसमें आपको पहले क्रम को परिकल्पना है, दूसरे क्रम को प्रतिपादक है, तीसरे में आपको वर्ष है, और चौथे में आपको सिद्धांत का प्रकार है। तो आपको कांट की वायव्य राशि परिक्रमा, कांट की वायव्य राशि परिकल्पना वर्ष 1755 में इमैनुअल कांट ने प्रतिपादित किया था। इमैनुअल कांट के सिद्धांत का प्रकार था वायव्य राशि परिकल्पना। अब आपको आगे देखिए, आपको आगे इसमें था कि लाप्लास, देखिए लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, आपको लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक मार्किस लापांस ने 1796 में दिया था, दिया था। फिर आपको लाप्लास की, देखिए लाप्लास की निहारिका परिकल्पना कार्ल वर्न ने 1943 ईस्वी में दिया था। फिर आप आगे देखिए ऑफवेन की विद्युत चुम्बकीय परिकल्पना 1942 में, आपको 1942 ईस्वी में हेनस ऑफवेन ने विद्युत चुम्बकीय परिकल्पना सिद्धांत के प्रकार के रूप में दिया था। आपके हेनस ऑफवेन ने 1942 में ऑफवेन की विद्युत चुम्बकीय परिकल्पना का सिद्धांत आपको दिया था।
उसके बाद आपके यहाँ देखिए क्या कि 1942 में ईस्वी में आपको दिया था। फिर आपको देखिए चैम्बरलिन, देखिए चैम्बरलिन और मोल्टन की गहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन और मोल्टन की गहाणु परिकल्पना, चैम्बरलिन और मोल्टन की गहाणु परिकल्पना 1904 ईस्वी में आपको चैम्बरलिन और मोल्टन ने दिया था। 1904 ईस्वी चैम्बरलिन और मोल्टन गहाणु परिकल्पना दिया था। अब यहाँ देखिए जेम्स और जैफनीज की ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स और जैफनीज की ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स और जैफरीज ने 1919 और 1926 में दिया था। 1926 में आपको जेम्स जीन्स और जैफरीज ने जेम्स और जैफनीज की ज्वारीय परिकल्पना दिया। इसकी परिकल्पना आपको ज्वारीय परिकल्पना थी। अब रसेल की देखिए यहाँ पर रसेल की द्वितारक परिकल्पना, तो रसेल की द्वितारक परिकल्पना आपको एच एन रसेल ने दिया था। रसेल की द्वितारक परिकल्पना एच एन रसेल ने दिया था। होयल के देखिए होयल के नवतारा परिकल्पना आपको एफ होयसन ने 1939 में नवतारा परिकल्पना के रूप में दिया था। होयल के नवतारा परिकल्पना आपको एफ होयल ने 1939 में आपको दिया था। इसके परिकल्पना का नाम मतलब एफ होयल के परिकल्पना का नाम आपको नवतारा परिकल्पना था। अब आगे सीमंड की अंतरतारक परिकल्पना, ऑटो सीमंड 1943 ईस्वी में दिया था। इसके परिकल्पना का नाम आपको अंतरतारक परिकल्पना थी। अब आपको 10वां देखिए क्या कुइपर की पुरातन ग्रह परिकल्पना, पुरातन ग्रह परिकल्पना गेरल्ड कुडपर ने 1951 ईस्वी में पुरातन ग्रह परिकल्पना दिया था। अब हम आगे देखिए वर्णमंडल, यहाँ देखिए वर्णमंडल जिसको अंग्रेजी बोलते हैं क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। वर्णमंडल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल हम अंग्रेजी बोलते हैं क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। देखिए प्रकाश मंडल के बाह्य भाग को वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वास्तव में यह जलती गैसों की एक पतली परत होती है। अब हम देखिए सूर्यकलंक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सन स्पॉट बोलते हैं। सूर्यकलंक को अंग्रेजी में सन स्पॉट बोलते हैं। सूर्य की परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखिए सूर्य की परत पर कुछ धब्बे उत्पन्न होते हैं जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य के इन कलंक को सन स्पॉट्स का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य कलंक की औसत आयु चंद्र दिनों से लेकर कुछ महीनों तक होती है। प्रत्येक सूर्य कलंक के मध्य भाग को प्रच्छाया, अंग्रेजी में उम्ब्रा कहते हैं, और प्रकाशित भाग को उपछाया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेन्यूमरा पेन्यूमरा कहते हैं। एक सूर्यकलंकी चक्र 11 वर्ष का होता है। एक सूर्यकलंकी चक्र में सूर्यकलंकों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। कहा जाता है कि जब सूर्यकलंक उत्पन्न नहीं होते तब सूर्य का तापमान लगभग 1 डिग्री सी कम रहता है। सूर्यकलंकों के देखिए यहाँ पर सूर्यकलंकों की कम अथवा अधिक संख्या के पृथ्वी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। सूर्यकलंकों की कम अथवा अधिक संख्या का पृथ्वी के जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। सूर्यकलंकों की कम अथवा अधिक संख्या का पृथ्वी के जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ग्रह या प्लैनेट जिसको बोलते हैं, ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड कैलेस्ट्रियल बॉडी है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती। हमारी पृथ्वी में एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा लेती है और उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ग्रहों को देखिए यहाँ पर ग्रहों को निम्न दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पर आप देखिए क्या आंतरिक ग्रह जिसको बोलते हैं, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत देखिए बुध है। बुध को अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी, मरकरी। तो पहले आपको आंतरिक ग्रह में बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध को अंग्रेजी में मरकरी
MERCUR मरकरी कहते हैं, शुक्र को अंग्रेजी में वेनस कहते हैं, पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं और मंगल को अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। अब आपके यहाँ देखिए बाह्य ग्रह में देखिए क्या बाह्य ग्रह में आपको बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो बाह्य ग्रह में देखिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बाह्य ग्रह में आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है आपको बाह्य ग्रह हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आपको बाह्य ग्रह। देखिए बृहस्पति को अंग्रेजी में जुपिटर, JUPITER जुपिटर कहते हैं। शनि को अंग्रेजी में आर एंड सैटर्न कहते हैं और अरुण को अंग्रेजी में विभिन्न ग्रहों के मुख्य निम्न प्रकार हैं। अंतिग्रह अब के बुध जिसको अंग्रेजी में मरकरी, बुध जो है वाणिज्य एवं निपुणता का ग्रह है। बुध का व्यास 78 किलोमीटर रहता है और ये आपको इसका मील जो आपको 3031 मील होता है। देखिए बुध का जो व्यास होता है अगर किलोमीटर में आपको दिखाया 4878 किलोमीटर या 3031 मील होता है। अब की राशि बुध का जो राशि होता है वो 330 मिलियन टन होता है। बुध का जो राशि होता है वो 330 मिलियन टन होता है। और तापमान देखिए तो बुध का तापमान आपको न्यूनतम जो आपको होता है न्यूनतम -173 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध का न्यूनतम तापमान आपको -173 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम आपको 427 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए सूर्य से दूरी, बुध का सूर्य से दूरी आपको 58 मिलियन किलोमीटर है। बुध का सूर्य से दूरी आपको कितना 58 मिलियन किलोमीटर है। अच्छा जो अगर आपको मील में देखें तो 36 मिलियन मील है। बुध का सूर्य से जो दूरी है वो आपको 58 मिलियन किलोमीटर है या 36 मिलियन मील है। अब के दिनों की अवधि, बुध के दिन की अवधि कितना, बुध के दिन की अवधि आपको 58.65 पृथ्वी दिनों के बराबर, 58.65 पृथ्वी दिनों के बराबर आपका है। और बुध का जो वर्ष का बुध का जो वर्ष वो पृथ्वी के 87.97 दिनों के बराबर आपको है। बुध के ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो आपको 1 किलोग्राम या आपको 0.38 किलोग्राम आपको है। अब के बुध देखिए बुध ग्रह चंद्रमा के समान, बुध ग्रह आपको चंद्रमा के समान है जिस पर बहुत से प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और उनके क्रेटर पाए जाते हैं। बुध ग्रह जो है वो चंद्रमा के समान है जिस पर बहुत से प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और उनके क्रेटर पाए जाते हैं। अब के शुक्र जिसको अंग्रेजी में वेनस बोलते हैं, शुक्र जिसको अंग्रेजी में वेनस बोलते हैं, ये सुंदरता की देवी भी कही जाती है। देखिए शुक्र का व्यास आपको 12,102 किलोमीटर या 7,520 मील है। अब देखिए शुक्र का जो मास है, शुक्र का मास आपको 4,870 मिलियन टन है। शुक्र का जो मास है वो आपको 4,870 मिलियन टन है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि आपको तापमान, यहाँ पे देखिए तापमान, शुक्र का जो तापमान है, शुक्र का जो तापमान है वो आपको 457 डिग्री सेल्सियस अत्यधिक तापांतर ऊपर अत्यधिक यानी शुक्र का जो तापमान है वो आपको 457 डिग्री सेल्सियस है। अत्यधिक तापांतर उपलब्ध नहीं है। अब देखिए सूर्य से दूरी देखिए यहाँ पर, सूर्य से जो दूरी है देखिए 108 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से जो दूरी है वो आपको 108 मिलियन किलोमीटर है या 67 मिलियन मील है। अब देखिए दिन की अवधि, शुक्र के दिन की जो अवधि है वह पृथ्वी के 243.01 दिन के बराबर है। और सूर्य का जो वर्ष है यहाँ वो पृथ्वी के 224.7 दिनों के बराबर आपको है उसका वर्ष। अब जो शुक्र के ऊपरी सतह का देखिए, शुक्र के ऊपरी सतह का जो घनत्व है वो आपको 1 किलोग्राम या 0.88 किलोग्राम के बराबर, मतलब 0.88 किलोग्राम के बराबर है। अब देखिए शुक्र जिसको हम अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं, VENUS वीनस। देखिए शुक्र वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, परंतु दोनों ग्रहों में बहुत सी असमानता है। उदाहरण के शुक्र ग्रह पर ऊंचे पठार, अनेक ज्वालामुखी, वलनदार पर्वतमालाएं तथा समतल लावे के मैदान है। अगर कि शुक्र वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना, शुक्र या वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी आपको माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी आपको शुक्र वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है, परंतु दोनों ग्रहों में बहुत सी असमानताएं हैं। उदाहरण के शुक्र ग्रह पर ऊंचे पठार है, अनेक ज्वालामुखी, वलनदार पर्वतमाला है तथा समतल लावे के मैदान है। शुक्र ग्रह देखिए शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड जिसको अंग्रेजी में सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक ऑक्साइड युक्त वायुमंडल से लिपटा हुआ है। इसमें 2 बड़े भूभाग महाद्वीपों के इसमें 2 बड़े भूभाग महाद्वीपों के समान है, जिनकी ऊँचाई कई किलोमीटर है। इसे ये कहा जाता है कि शुक्र ग्रह का धात हमारी पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह का धात हमारी पृथ्वी के समान है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए क्या, अब यहाँ पर आपको बच रहा है, देखिए पृथ्वी आपको जो यहाँ पर बच रहा है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।